किसान साथियों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज आपसे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्यों के बारे में। और अभी रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से अभी बात करें सब्जियों की खेती की, उद्यानिकी की, तो इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है इस सप्ताह के उद्यानिकी कार्य, और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित है संयुक्त निदेशक उद्यान देवेंद्र चौधरी जी। नमस्कार देवेंद्र जी, हमारी तरफ से और हमारे किसान साथियों की तरफ से आपका कृषि दर्शन के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। किसान साथियों, ये फोन इन कार्यक्रम है। आप भी अपनी समस्याओं का निदान हमेशा जानना चाहते हैं, तो आज मौका भी है और दस्तूर भी है, और हमारे विशेषज्ञ भी साथ में उपस्थित है। तो जल्दी से नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर और तुरंत अपनी समस्या का निदान जानिए। हमारा फ़ोन नंबर है 27040998। हमारा दूसरा नंबर है 27049999। किसान साथियों, फ़ोन लगाने से पहले STD कोड लगाना नहीं भूलें। हमारा STD कोड है 0141। किसान साथियों, जिस तरह से अभी सब्जियों की बुआई का समय चल रहा है, कुछ सब्जियों की बुआई नवंबर के प्रथम सप्ताह में की जाती है। देवेंद्र जी, बात करें टमाटर की, बैंगन की, मूली, सरीखी सब्जियों की, तो इस सप्ताह इन सब्जियों की बुआई में किन किन चीज़ों का हमारे किसान साथी ध्यान रखें? कौन सी कृषि क्रियाएं हमारे किसान साथियों को करनी चाहिए? किसान भाइयों, सब्जियों के लिए ये इस समय बहुत ही उपयुक्त समय है जी। और जिन सब्जियों की अपने पास पौध तैयार है उनको अपन खेत में लगा सकते हैं जी। और जो फचेती सब्जियां अपने को बुआई करनी है, जिसमें मिर्च है, टमाटर, बैंगन जी, और प्याज की भी अभी पौध तैयार हो रही है जी। तो इनकी अपन पौध भी तैयार कर सकते हैं जी। और विशेष तौर से किसान भाई ध्यान रखें कि जो अपन सब्जियां लगाने जा रहे हैं जी, उनके लिए अपनी मिट्टी, पानी और जलवायु उपयुक्त है कि नहीं है, उनको अपन लगाएं। और लगाने से पहले एक बार मिट्टी और पानी की ज़रूर जांच कराएं जी। दूसरा, किस्मों के चयन के अंदर बहुत ही विशेष महत्व दें जी। और जो अधिक उत्पादन वाली रोगरोधी किस्में हैं उन्हीं को चयन करें। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि जैव उर्वरकों का उपयोग करें जी। जैव उर्वरकों का प्रयोग करें और समन्वित जो प्रबंधन है उर्वरकों का, खरपतवारनाशियों का और कीट एवं बीमारियों के प्रबंधन का जो समन्वित प्रबंधन है वो उपाय करके और आप खेती में अच्छा उत्पादन लें। और जो वैज्ञानिक तकनीकी है उसी तकनीक से आप खेती करें। खेती में विशेष तौर से जो पानी की बचत वाले जो संसाधन है उनका उपयोग करें, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर पानी की बहुत ही कमी है और पानी की जैसे राज्य में कई इलाकों में गुणवत्ता भी खराब है। तो उसके लिए आप ड्रिप संयंत्र, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र या फव्वारा पद्धति से ही सब्जियों की सिंचाई करके और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। देवेंद्र जी, हमारे कुछ किसान साथियों को अक्सर ये जानकारी नहीं होती है कि सब्जियों में जो रोग लगते हैं उनकी पहचान कैसे करें, उनके क्या लक्षण होते हैं, और समय पर हम देखते हैं आमतौर से समय पर उनकी पहचान हो जाती है तो उसका उपचार भी तुरंत हो जाता है। तो इन सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनके उपचार के उपाय क्या है, हमारे किसान साथियों को क्या बताएंगे? किसान भाइयों, जो कीट एवं बीमारी है जो फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और उसका उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित करते हैं, जिससे अपने को सीधा सीधा असर अपनी आमदनी पर पड़ता है। तो जो फसल अपन बुआई कर रहे हैं या फसल लगाने जा रहे हैं, तो एक उसके जो कीट एवं बीमारी जो लगने वाले हैं उसकी आप जानकारी प्राप्त करें। और उसमें एक आजकल वैज्ञानिकों ने ऐप भी लॉन्च किया है जिसके अंदर आप अपन गूगल पर जाकर के और उसके कीट या बीमारी की अपन उसके ऊपर फोटो खींचते हैं और उसको अपलोड करते हैं, तो जाकर के वो अपने को उसके कीड़े या बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है और उसको नियंत्रण।
दूसरा जो मुख्य जो बीमारियां हैं, जो पौध अपन तैयार करते हैं तो उसके अंदर नर्सरी के अंदर जड़ गलन है या बीज का कम उगना है या बीज का खराब होना है, तो उसके लिए आप बीज उपचार अवश्य करें। दूसरा, जो खेत के अंदर फसल लगा रहे हैं तो उसके अंदर तनागलन है, पत्तियों के अंदर पत्तियां खाने वाले कीट हैं जो पत्तियों को खाते हैं। तीसरा, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फल छेदक कीट हैं, ये अभी बहुतायत से इनका प्रकोप हो रहा है। दूसरा, उकटा जो रोग है वो भी फसलों में आ रहा है। तो इन चीज़ों के नियंत्रण के लिए आप जो नज़दीकी कोई भी वैज्ञानिक या कृषि या उद्यान विभाग के विशेषज्ञ हैं उनसे आप सहायता प्राप्त करें। जैसे जो बीज उपचार है, ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उनका इलाज जो है बीज उपचार से हो जाता है। तो बीज उपचार के लिए अपन बाबिस्टान जो है वो 2 ग्राम 1 किलो बीज के अंदर मिला करके और उसको उपचार करके और बोएं। दूसरा, दीमक से बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनोलफॉस जो दवा आती है वो जो दवा है 5 से 6 मिलीलीटर जो दवा है वो 1 किलोग्राम के अंदर मिला करके और उसको हल्का सूखा करके और फिर अपन बीज की बुआई करें, नर्सरी तैयार करें। या जो पौध अपन जो खेत में लगा रहे हैं उस पौध को बाबिस्टान और जो क्लोरोपाइरीफॉस है उसका घोल बना करके और उसकी जड़ों को डुबो करके अपन खेत के अंदर लगाएं तो उसमें दीमक का भी नियंत्रण होगा और जो जड़ गलन है, तनागलन की जो बीमारी है या उकटा जो रोग है उसको वो भी नियंत्रण में रहेगा। जी, अभी आप जैविक खेती की बात कर रहे थे। कुछ किसान साथियों में हम ये भ्रम रहता है कि जैविक खेती से उत्पादन कम होता है और रासायनिक खेती के मुकाबले हम बात करें तो रासायनिक खेती से उत्पादन ज़्यादा होता है। आज हम चूँकि उद्यानिकी की बात कर रहे हैं तो जैविक उद्यानिकी से जुड़कर हमारे किसान साथी क्या बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? क्या आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकते हैं? बिल्कुल, ये आज के समय की आवश्यकता है जी। और अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन जैविक विधियों से प्राप्त हो सकता है जी। और जैविक जो विधि से जो उत्पादन किया हुआ है उसका बाजार में मूल्य भी ज़्यादा मिलता है और आजकल जो मंडियों के अंदर है उसमें जैविक उत्पाद विक्रय की अलग से व्यवस्था की जा रही है। तो वहाँ अलग से इसका विक्रय करके और अच्छी आमदनी, और जो ग्राहक है, जो जागरूक ग्राहक है, जागरूक ग्राहक आजकल जैविक उत्पादों की मांग करता है और जैविक उत्पादों का अच्छा भाव वो देने के लिए तैयार होता है। दूसरा, जो उत्पाद अपना होता है उसका निर्यात भी विदेशों के अंदर आसानी से होता है क्योंकि विदेशों में जो ज़्यादा पैसा है वो जैविक उत्पादों के मिलता है और बाहरी इसकी मांग है। इसलिए जैविक खेती से ही, जैविक विधियों से अपन उत्पादन करें। इसके लिए जो गर्मी की जुताई है, किस्मों का चयन है, दूसरा जो समन्वित खरपतवार नियंत्रण है, समन्वित उर्वरक एवं खाद प्रबंधन है, समन्वित कीट एवं बीमारी प्रबंधन है, ये काम में लेवें। इनके लिए जो सबसे बढ़िया उपाय है वो प्रतिरोधी जो किस्में हैं उनका चयन करें। प्रकाश पास है, फ्यूरोमेन ट्रेप है, एनपीवी है, ट्राइकोडर्मा है। ये कुछ जो कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण के लिए जो जैविक जो विधियां हैं उनको काम में लेकर के और आसानी से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, अभी आधुनिक कृषि की हम बात करें तो आज हमारे किसान साथी जागरूक भी हो गए हैं, आधुनिक तरीके से कृषि क्रियाओं को कर रहे हैं, नवाचार युक्त कृषि को हमारे किसान साथियों ने अपनाया है। जैसे आज हम उद्यानिकी की बात कर रहे हैं तो पॉली हाउस के द्वारा, शेडनेट हाउस के द्वारा और अन्य कई माध्यमों के द्वारा हमारे किसान साथी उद्यानिकी का कार्य कर रहे हैं। जैविक उद्यानिकी से जुड़कर जिस तरह से हम बात करें इसमें रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा होता है, तो क्या जैविक खादों का उपयोग करते हुए भी इस नवाचार युक्त कृषि को अपनाते हुए क्या अच्छे बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जी। जो जैविक खाद है
उसमें पौध तैयार करने से लेकर के खेत में लगाने से, जी, जैसे एजेटोबैक्टर है, जी, पीएसबी है, जी, वर्मी कंपोस्ट है, जी, वर्मी वास है, जी, या दूसरे जो जैविक के जो उत्पाद हैं वो काम में लेकर के और अपने जो महंगे उर्वरक हैं जी, उनसे बचा जा सकता है। जी, दूसरा जो जैविक उत्पाद की जो बात है उसकी बाजार के अंदर बहुत मांग है, और जो उच्च तकनीक है जी, जिसमें ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं, जो ग्रीन हाउस के अंदर जिसको संरक्षित खेती भी बोलते हैं, जी, शेडनेट है, जी, पॉली हाउस है, जी, लो टनल है, जी, वॉकिंग टनल है, जी, इनके अंदर किसान खेती करके और बहुत आसानी से उच्च गुणवत्ता का अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकता है। जी, मैं किसान भाइयों को जैसे एक बताना चाहूँगा जी, कि जहाँ खुले खेत के अंदर जी, एक खीरा जो फसल अपने राजस्थान के अंदर बहुतायत से आजकल किसान ले रहे हैं, जी, वो खुले खेत के अंदर ही जहाँ उसका 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, जी, उसी का यदि अपन उत्पादन पॉली हाउस के अंदर किसान लेता है जी, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर जी, उसका 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन प्राप्त कर सकता है। जी, दूसरा जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जी, जैसे जितने भी कुसुमांड कुल की सब्जियां हैं, जी, ककड़ी, खीरा, तुरई, जी, लौकी, टिंडा, ये सब्जियां केवल किसान भाई गर्मी के अंदर ले सकते हैं खुले खेत के अंदर, जी, लेकिन पॉली हाउस के अंदर अभी सर्दी के अंदर भी किसान इनका बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है और आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तापमान नियंत्रित रहता है जी, और सर्दी से इसको पाले से बचा करके और किसान आसानी से उत्पादन ले सकता है, और इसमें लागत भी कम आती है, जी, अधिक उत्पादन होता है, श्रम का कम उपयोग होता है, पानी की बचत होती है, जी, और जो उत्पादन है वो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होता है। और किसान भाई इन उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके जी, और साल भर बाजार के अंदर जी, उस उत्पाद की आपूर्ति कर सकता है। जी, जैसे एक अपन खीरा लें जी, तो खीरे का किसान पॉली हाउस के अंदर उत्पादन सर्दी में भी कर सकता है, जी, गर्मी में भी कर सकता है और बरसात में भी कर सकता है, क्योंकि बरसात के अंदर भी बरसात उसके अंदर नहीं जाएगी जी, और सर्दी के अंदर उसमें पाले का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जी, कम तापमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जी, और गर्मी के अंदर उसमें तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, उसमें फोगर्स चला करके या माइक्रो स्प्रिंकलर्स चला करके और तापमान को कम करके और किसान आसानी से इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, ऐसे ही शेडनेट है, लो टनल है, वॉकिंग टनल है, उनके अंदर भी जो फसलें जिन मौसम के अंदर नहीं होती है जी, उनमें तापमान का और जलवायु का नियंत्रण करके और किसान आसानी से उसमें जी, उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। दूसरा, सिंचाई के लिए जी, जो बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र है, जी, माइक्रो स्प्रिंकलर है, ऐसे ही कीड़े बीमारियों के नियंत्रण के लिए ड्रोन जो है, जहां बहुत लंबे क्षेत्र के अंदर सब्जियां या होती है, फलों के बगीचे लगे होते हैं या मसालों की खेती होती है, तो ड्रोन जो विधि है, ड्रोन के द्वारा बहुत आसानी से उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है, कीटनाशक और बीमारियों के जो रसायन हैं उनका छिड़काव करके बीमारियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जी, ड्रोन के द्वारा खेत के अंदर उसका वीडियोग्राफी करके और कीड़े बीमारियों की पहचान की जा सकती है और आसानी से उनका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान साथियों, जिस तरह से देवेंद्र जी बता रहे हैं, आप नवाचार युक्त कृषि को अपनाकर, आधुनिक कृषि को अपनाकर फसलों का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, फलस्वरूप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं। देवेंद्र जी, बात करें जिस तरह से समय का दौर बदला है और
खेतों के जोत का आकार कम हुआ है, हमारे कुछ किसान साथी जो आज भी परंपरागत कृषि से जुड़े हुए हैं, यदि वो उद्यानिकी की तरफ अपना रुख करें तो क्या किसान साथी लाभान्वित हो सकते हैं? क्या इसके बेहतर परिणाम मिल सकते हैं हमारे किसान साथियों को? बिल्कुल मिल सकते हैं जी आज के समय जो है जी वो किसान भाइयों को जो परंपरागत फसलें हैं उनको नहीं लेकर के, और जो नई फसलें यदि किसान लेता है जी तो उसमें किसानों को उत्पादन भी अच्छा मिलता है, जी बाजार की मांग भी है जी। और बाजार में उनको आमदनी भी अच्छी प्राप्त होती है और उत्पादन आसानी से बिक जाता है। जैसे सब्जियों की अपन बात करें जी तो सब्जियों के अंदर जो विदेशी सब्जियां हैं जी या जिनकी बाजार के अंदर उपलब्धता कम होती है, जी। उन सब्जियों की बुआई करके उनको लेकर के किसान आराम से कम क्षेत्रफल के अंदर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। जी जैसे रंगीन जो शिमला मिर्च है जी उसका सलाद है, सेलेरी है, जी रंगीन आप गोभी आती है, पत्ता गोभी आती है, जी फूल गोभी आती है, जी उसको किसान ले सकता है। दूसरी और कई फसलें हैं, सब्जियां हैं जो अपने यहाँ आसानी से होती है और जिनको पहले किसान नहीं करता था वो आसानी से हो रही है। दूसरी, कम क्षेत्रफल के अंदर जिन किसानों के पास ये कम जमीन उपलब्ध है वो और पानी की उपलब्धता कम है, वो सिंचाई के जो उन्नत साधन है उनका प्रयोग करके जी और उन सिंचाई के साधनों के अंदर जो अपन उर्वरक देते हैं उन उर्वरकों की मात्रा का जो नुकसान होता है जमीन में चला जाता है, उनको बूंद बूंद सिंचाई या उन्नत तकनीक के साधन है उनसे दे करके उर्वरकों की कम मात्रा में अधिक उत्पादन ले सकता है। श्रम की बचत होती है, पानी की बचत होती है। तो उनमें जैसे फूल वाली सब्जियां हैं, मसाले वाली फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं, वो भी किसान लेकर के और अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है। देवेंद्र जी, चूंकि आप संतरा उत्कृष्टता केंद्र के अध्यक्ष हैं और आप आज कृषि दर्शन के मंच पर भी आए हुए हैं, तो क्यों ना हम हमारे किसान साथियों को जो चाहते हैं कि संतरा का बगीचा लगाएं, तो उनको क्या जानकारी देंगे? किस तरह से संतरे का बगीचा लगाने के लिए प्लानिंग करें, योजना बनाएं, और किस तरह से संतरे का बगीचा हमारे किसान साथी लगा सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने अच्छा प्रश्न किया है किसान भाइयों के लिए। जैसे अपने हाड़ौती के अंदर जो झालावाड़ जिला है वो छोटे नागपुर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है उसको, और वहाँ लगभग 45,000 हेक्टेयर में किसानों के बगीचे हैं। और राजस्थान का जो संतरा है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों को भी किसान भेजते हैं, या जो व्यापारी हैं वो किसानों से खरीद के वहाँ बेचते हैं। संतरे का जो सबसे बड़ा किसानों को जो समस्या का सामना करना पड़ता है, उत्तम गुणवत्ता के जो पौधे हैं वो यहाँ अपने यहाँ उपलब्ध नहीं मिलते थे, या बीमारियों और कीड़ों से जो मुक्त जो पौधे थे उनकी उपलब्धता बहुत ही कम थी। और जो पौधे महाराष्ट्र से आते थे वो थैलियों में नहीं आते थे, जड़वा पौधे आते थे, उनकी जड़ें कटी हुई होती थी और बंडल में आते थे, जो उनसे बीमारी खेत में चली जाती थी और 8-10 साल बाद में बगीचों में बीमारियां आती थी और किसान उसे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो एक संतरा उत्कृष्टता केंद्र की सन 2014 के अंदर झालावाड़ जिले में स्थापना की गई है। पिछले 2 साल से संतरा उत्कृष्टता केंद्र उन्नत विधियों से संतरे की पौध तैयार करता है, वहीं स्थानीय स्तर के ऊपर, और वहाँ मात्र पौधे लगाए हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान है उनसे ला करके। और इस साल हमने 6,000 पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाए हैं। अभी भी हमारे पास किसान जो पौधे उपलब्ध हैं, थैली में हम पौधे तैयार करते हैं और उन्नत किस्म के नागपुरी जो किस्म है उसके, और किसान हमसे वर्ष पर्यंत वहाँ से पौधे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि केवल किसानों को पहले बरसात के अंदर ही पौधे उपलब्ध होते थे और वो भी अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे। अब वहाँ वर्ष पर्यंत पौधे उपलब्ध हैं और वो भी थैली के अंदर किसान वहाँ से कार्यक्रम की अपनी सीमा है, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। किसान साथियों,
आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। देवेंद्र जी, आज आप कृषि दर्शन के मंच पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक